हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही थी उत्तराखंड का इतिहास, इसमें हम लोगों ने काफ़ी सेशंस कर दिए थे, जिसमें हमने चंद और पवार वंश को कंप्लीट कर दिया था। आज हमारा जो सेशन होगा इसमें हम लोग गोरखा शासन के बारे में पढ़ेंगे। तो गोरखाओं का उत्तराखंड में किस तरीके का शासन रहता है, कैसे उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएँ थी, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज का देखिए, गोरखा शासन है। आपको पता होगा खुड़बुड़ा के युद्ध के बाद क्या होता है, गढ़वाल पर गोरखाओं का शासन होता है, लेकिन कुमाऊं पर गोरखाओं का जो शासन था वो पहले ही हो जाता है। ठीक है, 1790 ईस्वी में ये क्या कर लेते हैं, अल्मोड़ा को जीत लेते हैं। ठीक है, जो चंदू का अंतिम शासक होता है महेंद्र चंद, इसको हरा कर गोरखा क्या कर लेते हैं, अल्मोड़ा पर कब्जा कर लेते हैं। तो कुमाऊं पर इनका शासन हो जाता है। तो देखिए, गोरखाओं का जो शासन रहता है कुमाऊं पर रहता है 1790 से लेकर 1815 तक, और गढ़वाल पर रहता है 1804 से लेकर 1815 तक। टोटली बात करें तो 1790 से लेकर 1815 ईस्वी तक क्या रहता है, गोरखाओं का शासन रहता है उत्तराखंड पर। ठीक है, अब देखिए, जो गोरखाओं का शासनकाल था इसको ये लोग गोरख्याली के नाम से जानते थे। ठीक है, इनको गोरख्याली कहा जाता था। जो इनका शासनकाल होता था, क्रूर शासन जो इनका बोला जाता था, उसको गोरख्याली कहते थे। ठीक है, अब देखिए, गोरखा शासन के बारे में बात करें तो 18वीं शताब्दी में नेपाल 24 रियासतों में विभक्त हुआ करता था। ठीक है, नेपाल कितने रियासतों में विभक्त हुआ करता था, 24 रियासतों में विभक्त हुआ करता था। ये बात है सन 1700 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच में। ठीक है, 1800 ईस्वी जो चल रहा था, 18वीं सदी, तो इसके बीच की बात है। तो देखिए, इसको क्या कहा जाता था, जो ये 24 रियासतें इनकी होती थी, इनको 24 कहा जाता था नेपाल में। ठीक है, फिर देखिए, नेपाल में जो मेन जाति हुआ करती थी उस टाइम पे, वो थी नेवार जाति। कौन सी जाति थी, नेवार जाति। उस टाइम पर वहाँ पर जो निवास करती थी वो थी नेवार जाति। देखिए, जो 24 रियासतों में से एक रियासत हुआ करती थी, उस पर नर भूपाल शाह का राज चलता था। ठीक है, नर भूपाल शाह जो थे, इनका राज चलता था 24 रियासतों में से। उसके बाद जो पृथ्वी नारायण शाह थे, पृथ्वी नारायण शाह 1742 से लेकर 1775 ईस्वी तक जो नेपाल का एकीकरण का कार्य था, इन्होंने करा था। ठीक है, पृथ्वी नारायण शाह ने बेसिकली जो पृथ्वी नारायण शाह था, इन्होंने ही नेपाल का निर्माण करा, ऐसा माना जाता है। अब देखिए, जो पृथ्वी नारायण शाह था, इनका एक पुत्र हुआ करता था जिनका नाम था प्रताप शाह। ठीक है, जो 75 से लेकर 78 यानी सन 1775 से लेकर सन 78 ईस्वी तक क्या रहता है, गद्दी पर बैठता है नेपाल के। अब देखिए, प्रताप शाह का भी एक पुत्र हुआ करता था जिनका नाम था रण बहादुर शाह। ठीक है, रण बहादुर शाह इनका नाम था, और इनकी जो माता थी रानी इंद्र लक्ष्मी। कौन थी, रानी इंद्र लक्ष्मी थी। ये इनकी क्या हुआ करती थी, संरक्षिका हुआ करती थी। ठीक है, अब देखिए, जो रण बहादुर शाह था, इसका जो शासनकाल चलता है 1778 ईस्वी से लेकर 1804 ईस्वी तक, ये नेपाल का राजा बनता है। उस टाइम पर ये अल्पवयस्क हुआ करता था, जिस कारण इसकी संरक्षिका इसकी माता हुआ करती थी। अब देखिए, 1790 ईस्वी में क्या होता है, ये केवल 15 वर्ष का हुआ करता था। उसका संरक्षक उसका चाचा जो चौतरिया बहादुर शाह था, ये हुआ करता था। ठीक है, अब देखिए, अल्मोड़ा में जो गोरखाओं का अधिकार था, ये कब होता है, 1790 ईस्वी में होता है। ठीक है, तो अल्मोड़ा में गोरखाओं के अधिकार के समय जो नेपाल का नरेश हुआ करता था, वो रण बहादुर शाह ही हुआ करता था। ठीक है, जब गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर कब्जा किया, उस टाइम पे नेपाल नरेश कौन था, रण बहादुर शाह था। ठीक है, 1804 ईस्वी के बाद नेपाल के राजा विक्रम शाह था। ठीक है, नेपाल का राजा कौन हुआ करता था 1804 के बाद, ये हुआ करता था विक्रम शाह। ठीक है, जिसके बाद रण बहादुर शाह ने साधु बनकर अपना नाम निर्गुणानंद रख लिया था। ठीक है, बाद में जो रण बहादुर शाह थे, वो अपना नाम चेंज करके क्या रख लेते हैं, निर्गुणानंद रख लेते हैं, जो साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति हुआ करता था बाद में। ठीक है, उसके बाद देखिए, कुमाऊं में गोरखाओं के शासन को हम लोग पढ़ते हैं। तो कुमाऊं में गोरखाओं का शासन पूरे 25 वर्षों का रहता है। इन 25 वर्षों में इन्होंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर करी, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब बेसिकली यहाँ पर इनका शासन कैसे होता है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो देखिए, जनवरी 1790 ईस्वी में गोरखाओं के नेतृत्व में कुमाऊं पर आक्रमण किया गया था। अब इसमें किस किस का नेतृत्व हुआ था, एक तो थे अमर सिंह थापा, दूसरे थे हस्तिदल चौतरिया, तीसरे थे सूरवीर थापा, चौथे थे चौतरिया बहादुर शाह। इन 4 गोरखाओं के नेतृत्व में क्या हुआ था, कुमाऊं पर आक्रमण हुआ था जनवरी 1790 ईस्वी में। अब देखिए, एक साधारण सा युद्ध हुआ था हवाल बाग का। हवाल बाग के साधारण से युद्ध में महेंद्र चंद जो अंतिम चंद शासक था, इसका
और गोरखाओं के बीच में एक युद्ध होता है, हवालबाग का युद्ध। ठीक है, इस युद्ध में जो महेंद्र चंद था ये मारा जाता है और गोरखा लोग जीत जाते हैं। इसी तरीके से इनका क्या हो जाता है, यहाँ पर कब्जा हो जाता है। अब देखिए जो गोरखा लोग थे इन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण क्यों करा था। बेसिकली आपने एक कैरेक्टर पढ़ा होगा, हर्षदेव जोशी। ठीक है, कुमाऊं के चंद वंश में आपने पढ़ा होगा हर्षदेव जोशी। हरदेव जोशी जो हुआ करता था, इसी के कहने पर रण बहादुर शाह जो था, इसने अपनी सेना को क्या करी थी, कुमाऊं भेजी थी। ठीक है, फिर देखिए गढ़वाल में गोरखाओं का शासन किस तरीके का रहता है। तो मैंने जैसे बताया 1804 से लेकर 1815 ईस्वी तक, यानी 10.5 वर्षों तक इनका यहाँ पर क्या चलता है, शासन चलता है। ठीक है, बेसिकली जो 1791 ईस्वी में लंगूरगढ़ की संधि, लंगूरगढ़ का जो किला हुआ था, इस पर इन्होंने प्रथम आक्रमण करा था। बाद में लंगूरगढ़ की संधि हो जाती है 1792 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पर आक्रमण करा लेकिन ये सफल नहीं होते। इसी के बावजूद 1792 ईस्वी में लंगूरगढ़ की संधि होती है। इस संधि में जो प्रद्युम्न शाह उस टाइम पर गढ़वाल में परमार वंश का शासक हुआ करता था, इन दोनों के बीच में क्या होती है, संधि होती है। इसने कुछ धनराशि गोरखा दरबार में भेजने के लिए स्वीकृति कर ली, जिसके पश्चात ये संधि होती है। अब देखिए क्योंकि चीन ने नेपाल पर उस टाइम पर आक्रमण कर लिया था, तो जिस कारण गोरखाओं को संधि करके नेपाल वापस लौटना पड़ा था, क्योंकि जो चाइनीज लोग थे, चीनी लोग थे, इन्होंने नेपाल पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, तो इसी कारण इनको वापस लौटना पड़ा था। अब देखिए 1803 ईस्वी में क्या होता है, जो अमर सिंह थापा था और हस्तिदल चौतरिया था, इन दोनों के नेतृत्व में गोरखाओं ने आपदाग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण करके श्रीनगर पर कब्जा कर लिया था। अब आपको पता होगा 1803 ईस्वी में क्या होता है, गढ़वाल पर बहुत ही बड़ा भूकंप आता है, आपदाग्रस्त हो जाता है गढ़वाल। तो इसी का फायदा उठाते हुए जो हस्तिदल चौतरिया और अमर सिंह थापा थे, इन्होंने गढ़वाल पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। अब ये आक्रमण करा 1804 ईस्वी में, जो खुड़बुड़ा का युद्ध होता है। इसी खुड़बुड़ा के युद्ध में क्या होता है, जो प्रद्युम्न शाह था गढ़वाल का शासक, वो शहीद हो जाता है और यहाँ पर अमर सिंह थापा का क्या रह जाता है, शासन हो जाता है। ठीक है, 1804 ईस्वी में जो अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया थे, इन्होंने आक्रमण करा और इनका शासनकाल हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, इनका शासन हो जाता है। तो बेसिकली अमर सिंह थापा और उसका एक बेटा था रणजोर सिंह थापा, इन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, अब देखिए आंग्ल गोरखा युद्ध के बारे में हम लोग बात करें तो आंग्ल गोरखा युद्ध जो होता है, ये हर्षदेव जोशी के कहने पर ही अंग्रेजों ने गोरखाओं पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। अब जो हर्षदेव जोशी थे, इनको जो गोरखा लोग थे, इनका शासन बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो ये क्या कर देता है, अंग्रेजों को गोरखाओं पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दे देता है। तो जो निमंत्रण पाते ही जो अंग्रेज लोग थे, ब्रिटिश लोग थे, इन्होंने क्या कर दिया, 30 नवंबर 1814 ईस्वी पर जो कलुंगा दुर्ग था, कलुंगा या खलुंगा कहीं पर देखने को मिलेगा, इस दुर्ग पर इन्होंने क्या कर दी, बमबारी कर दी। ठीक है, और अंग्रेजों ने दून पर अभियान कर दिया, जिस कारण गोरखा लोगों को उनके सामने क्या करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा। और उनके बीच में जो युद्ध हुआ, ब्रिटिश सेना मोहनखंड दर्रा और तिमली दर्रे से क्या हुई, दून घाटी में पहुंची। ठीक है, जो मोहनखंड दर्रा था और तिमली दर्रा था, इन दोनों दर्रों से उन्होंने क्या करा, गढ़वाल पर इन्होंने प्रवेश करा था। ठीक है, और बेसिकली उन्होंने सबसे पहले खलुंगा दर्रे पर क्या करा था, बमबारी करी थी। अब देखिए जो हर्षदेव जोशी है, इसको कुमाऊं का अलवारबिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कुमाऊं का अलवारबिक बोला जाता है। ये बोला था कैप्टन हेयरसी ने। ठीक है, जो कैप्टन हेयरसी थे, इन्होंने बोला था। अब देखिए जो इसके बाद इनका एक युद्ध होता है, नाला पानी का युद्ध। ठीक है, 1814 ईस्वी में ही होता है नाला पानी का युद्ध, अक्टूबर नवंबर 1814 ईस्वी में होता है। अब इस नाला पानी का युद्ध जो हुआ था, ये नालागढ़ में होता है। नालागढ़ में जो जिलेस्पी था, जिलेस्पी मारा जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ गोरखाओं में भी 420 जवान मारे जाते हैं। अब इन्होंने जो दून अभियान करा था अंग्रेजों ने, इसमें सर्वप्रथम कलुंगा किले पर इन्होंने आक्रमण करा, नाला पानी किले पर इन्होंने बाद में हमला करा था। ठीक है, अब गोरखाओं के प्रमुख सैनिकों की बात करें तो अमर सिंह थापा, रणजोर सिंह थापा, हस्तिदल चौतरिया, चामू भंडारी, बमसा, ये क्या हुआ करते थे उस टाइम पर, गोरखाओं के प्रमुख सैनिक हुआ करते थे। अब देखिए सूरगढ़ और मलाबगढ़, ये दोनों जो गढ़ थे, 1815 ईस्वी में अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गणनाट डांडा युद्ध। अब देखिए जो गणनाट डांडा युद्ध होता है, ये कब होता है, 23 अप्रैल 1815 ईस्वी में। हस्तिदल चौतरिया इसमें मारा जाता है गणनाट डांडा युद्ध में। कर्नल निकोलस जो थे, इन्होंने इनकी प्रशंसा की थी। ठीक है, कर्नल निकोलस ने क्या करी थी, हस्तिदल चौतरिया की काफ़ी प्रशंसा करी थी।
इसके बाद इनकी क्या हो जाती है, मलाबगढ़ की संधि हो जाती है। ठीक है, क्या होती है, मलाबगढ़ की संधि हो जाती है। अब ये संधि किस किस के बीच में होती है, अमर सिंह थापा और ऑक्टरलोनी के बीच में होती है 15 मई 1815 ईस्वी में। ठीक है, मलाबगढ़ की संधि के बाद 25 अप्रैल 1815 ईस्वी में जो अंग्रेजों ने अल्मोड़ा पर हमला किया था, ठीक है, अंग्रेज थे जो, इन्होंने अल्मोड़ा पर हमला किया था। और 27-28 अप्रैल 1815 ईस्वी में क्या होता है, जो गार्डनर थे और बमशाह थे, इनके बीच में एक संधि होती है जिसके तहत गोरखाओं को कुमाऊं छोड़ना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद 2 दिसंबर 1815 को जो गजराज मिश्र थे और कर्नल बेदशाह, इन दोनों के बीच में भी एक संधि होती है जिसमें नेपाल नरेश रण बहादुर शाह, ये क्या हुआ करते थे, गजराज मिश्र नेपाल नरेश रण बहादुर शाह के गुरु हुआ करते थे। ठीक है, फरवरी 1816 ईस्वी में नेपाल दरबार में संधि की पुष्टि न होने के कारण 1816 में अंग्रेजों ने नेपाल पर चढ़ाई कर दी। इसी के पश्चात जो संगोली की संधि होती है 1815 ईस्वी में, ठीक है, कब हुई थी, 28 अप्रैल 1815 ईस्वी में नेपाल और गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच में जो संगोली की संधि होती है, ये संगोली की पुष्टि नहीं होने के कारण 4 मार्च 1816 ईस्वी को इसको स्वीकार कर लिया जाता है। इसी के पश्चात, इस संगोली की संधि के पश्चात कुमाऊं और गढ़वाल पर जो गोरखाओं का अधिकार था ये इनसे ले लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर किन का अधिकार हो जाता है, ब्रिटिशों का अधिकार हो जाता है बेसिकली। ठीक है, अब ब्रिटिशों का यहाँ पर अधिकार हो जाता है, अब नेपालियों का इस पर, गोरखाओं का इस पर कोई भी अधिकार नहीं रहता है। अब देखिए, जो गोरखा प्रशासनिक व्यवस्था हुआ करती थी, इनके प्रशासनिक व्यवस्था में जो इनकी प्रशासन प्रणाली हुआ करती थी, सैनिक प्रणाली, न्याय प्रणाली जो हुआ करती थी, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब देखिए, बेसिकली जो इनका प्रांत हुआ करता था, इस पर सुब्बा, फिर नायब सुब्बा, सैन्य कमांडर, फौजी सरदार बेसिकली यहाँ पर हुआ करता था। अब देखिए, बेसिकली हम लोग बात करेंगे हरिवंश की पोथी। ठीक है, हरिवंश की पोथी उस टाइम पे क्या हुआ करती थी, तो देखिए, जो हरिवंश की पोथी हुआ करती थी, न्याय प्रणाली में सुनवाई से पहले वाद विवाद से या हरिवंश की कसम खाई जाती थी। जब कभी भी न्याय प्रणाली होती थी, न्याय प्रणाली में जब भी सुनवाई होती थी, उससे पहले वाद विवाद में महाभारत या फिर हरिवंश की कसम कराई जाती थी, उसी को हरिवंश की पोथी कहते थे। अब देखिए, इनके टाइम पर दिव्य 3 प्रकार की इनकी होती थी, जिसमें दिव्य जो होती थी, अग्नि परीक्षा होती थी, सच या झूठ का पता लगाने के लिए एक दिव्य नामक एक अग्नि परीक्षा होती थी, जो बेसिकली 3 तरीके की होती थी। अब ये एग्जाम में बार बार बनता है। एक तो था गोला दीप प्रथा, दूसरी थी कड़ाई दीप प्रथा, तीसरी थी तराजू दीप प्रथा। अब ये जो 3 प्रथाएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये एग्जाम में बनता है। अब देखिए, गोला दीप प्रथा की बात करें तो इसमें लोहे का एक गर्म डंडा हाथ में रखकर चलना पड़ता था। ठीक है, अब एक लोहे का गर्म डंडा पकड़कर हाथ में पकड़कर चलना पड़ता था। अगर जो एक लाइन मान लिया जाए, यहां से उसको चलना है और इस लाइन तक उसको चलना है, ठीक है, इस बीच में उसको पूरा चलना है और इस लाइन को क्रॉस करने तक अगर उसने गर्म लोहे के डंडे को हाथ में ही पकड़े रखा तो उसको निर्दोष घोषित किया जाता था। अगर बीच में ही उसका हाथ जलने लगा और उसने डंडा छोड़ दिया इस लाइन को क्रॉस करने से पहले, तो उसको दोषी माना जाता था। तो ये इनकी गोला दीप प्रथा होती थी। ठीक है, तो देखिए, आप समझ सकते हैं कितने क्रूर होते होंगे और इसमें कोई लॉजिक भी नहीं बनता। अब जो बंदा इसको सहन कर पाएगा, चाहे वो दोषी हो निर्दोषी हो, अगर सहन कर लिया तो उसको निर्दोष घोषित किया जाएगा, भले ही उसने दोष किया हो। तो ये तो कोई भी फेयर काम नहीं था ना। तो गोरखा लोगों का ऐसा प्रशासन चलता था। फिर कड़ाई दीप प्रथा की बात करें तो इस प्रथा में खौलती या उबलती तेल में दोषी के हाथ को डाला जाता था। अब देखिए, एक कड़ाई में तेल को गर्म किया जाता था, खौलता हुआ तेल, उबलता हुआ तेल, उसमें दोषी का हाथ डाल दिया जाता था। अगर वो हाथ उसका उसी में थोड़ी देर रख सकता था, वो अगर उसका हाथ जलता नहीं था तो उसको निर्दोष घोषित किया जाएगा। अगर खौलते तेल में उसका हाथ जल गया तो उसको दोषी माना जाएगा। अब आप लोग सोच सकते हैं, खौलते तेल में कोई भी नॉर्मल व्यक्ति अगर हाथ डालता है, ठीक है, नंगा हाथ अगर उसमें डालता है तो किसी भी व्यक्ति का हाथ बेसिकली जल जाएगा। ठीक है, तो ये तो कोई भी फेयर काम नहीं हुआ ना। फिर देखिए, तराजू दीप प्रथा क्या होती थी, इसमें अपराधी को पत्थरों से तोला जाता था। अब देखिए, बेसिकली होता क्या था, पहले दिन अपराधी को एक ये तराजू का एक पलड़ा ये मान लो, एक पलड़ा ये मान लो, ठीक है, इसमें इसमें मान लो आदमी बैठ गया और इसमें रखे जाएंगे पत्थर, ठीक है, इसी के वेट के बराबर, दोनों का वेट क्या होगा, इक्वल होगा पहले दिन। अब दूसरे दिन इनको क्या करना पड़ता था, उसी सेम जो ये पत्थर होते थे, इन पत्थरों को रिजर्व कर लिया जाता था, मतलब इनको रख लिया जाता था जो इस आदमी के दोषी के वेट के बराबर हैं। ठीक है, अब इनको
दूसरे दिन उसी टाइम पर बुलाया जाता था 24 घंटे के बाद। अब दूसरे दिन फिर से उन्हीं पत्थरों से इसको तोला जाता था। अगर उसका वेट थोड़ा भी कम ज़्यादा होगा तो इसको दोषी माना जाएगा। तो अब देखिए आदमी वैसे ही डर जाता है कि कल मेरा क्या होने वाला है, तो आदमी का वेट वैसे ही कम हो जाता है। तो वैसे डर के कारण, कम होने के कारण वेट कम हो जाएगा। अब वेट कम होगा तो उसको दोषी माना जाएगा। तो इस तरीके की इनकी जो प्रथाएं होती थी, जिनको दिव्य कहा जाता था, अग्नि परीक्षा कहा जाता था। तो ये 3 प्रकार की प्रथाएं होती थी बेसिकली, गोला दीप प्रथा, कढ़ाई दीप प्रथा और तराजू दीप प्रथा। इन तीनों को आपको याद करना है। इसके बाद देखिए गोरखाओं ने महिलाओं को घरों के छतों पर जाने से पाबंदी लगा दी थी। अब उनको घरों के छतों पर जाने से पाबंदी लगा दी थी। कोई भी महिला घर के छतों पर नहीं जा सकती थी, ये इन्होंने पाबंदी लगाई थी। अब उनके टाइम पर एक जागरिया और ढाकरिया नामक 2 व्यक्ति होते थे। ठीक है, जागरिया और ढाकरिया क्या होते थे? बेसिकली देखिए, ये जो रिटायर्ड सैनिक होते थे 2 वर्ष के लिए सेवा मुक्त, ठीक है, जो 2 वर्ष के लिए सेवा मुक्त कर दिया जाता था इनको ढागरिया कहा जाता था। और जागरिया क्या होता था? ये न्यू सिलेक्टेड सैनिक होते थे, जो कार्यरत सैनिक है, न्यू सिलेक्टेड सैनिक, इनको कहा जाता था जागरिया। ठीक है, जागरिया और ढागरिया बेसिकली ये प्रथा थी कि सैन्य व्यवस्था से संबंधित था जागरिया और ढागरिया, जिसमें जो न्यू सिलेक्टेड कैंडिडेट होते थे उनको जागरिया, और जो रिटायर्ड सैनिक होते थे उनको 2 वर्ष के लिए सेवा मुक्त कर दिया जाता था, उनको ढाकरिया कहा जाता था। तो इस तरीके की इनकी प्रथाएं थी, इस तरीके का इनका चलता था। इसके बाद हम लोग गोरखा शासन के समय जितने भी कर हुआ करते थे उनके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो आज की थोड़ी लंबी हो चुकी है, तो अगले सेशन में हम लोग इनके गोरखा शासन के समय जो भी टैक्सेस थे, कर थे, इनके बारे में हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग ब्रिटिश प्रशासन को देखेंगे, ब्रिटिश शासन प्रशासन कैसा था। ठीक है, 1815 ईस्वी के बाद जब यहाँ से गोरखा लोग संगोली की संधि के बाद चले जाते हैं, तो इसके बाद यहाँ पर ब्रिटिशों का अधिकार होता है। तो ब्रिटिशों ने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें करी थी, काफ़ी सारे कमिश्नर यहाँ पर आए थे। ठीक है, तो काफ़ी सारे कमिश्नर आते हैं, जिसमें से बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा, काफ़ी 23-24 कमिश्नर यहाँ पर आते हैं और उन्होंने काफ़ी सारे पुलों का, स्कूलों का, सड़कों का निर्माण करा था, काफ़ी सारे भवनों का निर्माण करा था और काफ़ी सारी चीज़ें करी थी। तो उनके बारे में हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे। तो होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।